नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आदित्य फ्रॉम मेडरूट्स इंस्टीट्यूट। तो गाइज, आज हम क्लास 7 के इनिशियल वाले जो चीजें हैं जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ओरिएंटेशन बेसिकली इज ऑल अबाउट कि हम पूरे 7th स्टैंडर्ड में क्या चीजें करने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी। देखो, मुझे आप लोगों को एक नए शब्द से, आई डोंट नो कि आप लोगों ने इस शब्द के बारे में सुना है या नहीं है, बट आई थिंक कि एवरीवन मस्ट नो, एवरी फेलो मस्ट नो अबाउट दिस थिंग नोन एज फाउंडेशन। व्हाट इज फाउंडेशन? सो जैसे कि मैंने बहुत बार फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस समझाते हुए सेम चीज कहते आया हूं कि जो ऑल इंडिया रैंक्स निकलते हैं अंडर 1000, अंडर 100, दिस आर नॉट द स्टूडेंट्स की जो 2 साल मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, जी जान लगा के मेहनत करे और ऑल इंडिया रैंक 10 आ गए, ऑल इंडिया रैंक 15 आ गए। ये जो ऑल इंडिया रैंक है ना बच्चों, इनको निकालने के लिए, कौन से भी एग्जाम के लिए, नीट, जेई, कुछ भी कह दो, यूपीएससी कह दो, ऑल इंडिया रैंक निकालने के लिए हमेशा जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होनी चाहिए। वो प्रिपरेशन होनी चाहिए उस एज से जिस एज में तुम छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ा कर रहे हो। मतलब क्या, एकदम जो आपका अभी का एज है, द इमेच्योर एज, यहाँ से ही शुरुआत होनी चाहिए इस चीजों को प्रिपरेशन करने के लिए। अगर तुम्हारा गोल फिक्स है, अगर तुम्हारा विजन क्लियर है, अगर तुम्हारा है कि मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, आईआईटीएन ही बनना है, अगर तुम्हारा है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, अगर इस मामले में अगर तुम क्लियर हो, सो दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट विथ। 7th स्टैंडर्ड इज द राइट एज टू स्टार्ट विथ। तो इसी चीज को बात करते हुए हम बताते हैं कि फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम फाउंडेशन क्या है ये समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, फाउंडेशन क्या होता है बेसिकली मेरे पर्सपेक्टिव से। फाउंडेशन क्या होना चाहिए? फाउंडेशन मैं चाहता हूं कि एक ऐसी पढ़ाई हो जिसमें तुम्हारा बोर्ड्स का सारा प्रिपरेशन किया जा रहा है, पूरी तरीके से बोर्ड्स को पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो नीट है, उसके साथ साथ जो जेई है, इसके साथ साथ जो यूपीएससी है, इसका प्रिपरेशन किया जाए। लेकिन एक और चीज कि अब तुम लोग इस चीज को प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये कहाँ से समझ में आएगा? इसलिए तुम्हारे क्लास में ऑन गोइंग लेक्चर में जैसे ही कुछ टॉपिक पढ़ाया जाए, 2-3 टॉपिक, तो उसके बाद नीट के पीवाईक्यू सॉल्व किया जाए, एमएचसीएटी के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब अब तक ऐसे सवाल जो नीट में आ गए, सीईटी में आ गए, ऐसे सवाल जो जेई में आ गए, पीवाईक्यूज कहते हैं हम इनको। अगर ये सॉल्व कर रहे हो तुम कौन से क्लास में? तुम कर रहे हो क्लास 7th में ये चीज सॉल्व, क्लास 8th में ये चीज सॉल्व, क्लास 9th में ये चीज सॉल्व। सर ये सच में पॉसिबल है क्या? हम इन क्लासेस में, जो ये जो छोटे क्लासेस है, छोटे क्लासेस में जो नीट, सीईटी और जेई के सवाल लगा पाए? तो हाँ बेटा, बच्चा, ये जरूर पॉसिबल है। ये हमने किया भी है, बहुत बार किया है इस चीज को। अगर तुम लोग इसी यूट्यूब के चैनल पे थोड़े से पीछे जाके वीडियो देखोगे, तो क्लास 7 के लिए, क्लास 8 के लिए हमने नीट के सवालों के पूरे, नीट के पूरे 50-50, 100-100 सवाल सॉल्व किया। और मेरे 6th स्टैंडर्ड के बच्चे तक नीट के सवाल लगा लेते हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे तक नीट के सवाल लगा लेते हैं। तो नीट के सवाल लगाना, सॉल्व कर पाना, ये बड़ी बात नहीं है। उसमें बस एक चीज होनी चाहिए कि तुम, यू आर स्टडिंग फॉर फाउंडेशन। अगर तुम फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो तो यू आर स्टडिंग फॉर बोर्ड्स, तो तुम्हारा स्कूल का तो टेंशन मिट गया। देन यू आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो विथ। लाइक नेट देना है तो तुम्हारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई देना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी देना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलॉन्ग विथ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे चीजों का इस एग्जाम के लेवल से पढ़ाई होना, दैट्स व्हाट आई थिंक फाउंडेशन इज। और एक और चीज, फाउंडेशन एक और चीज देता है, फाउंडेशन देता है मेंटेलिटी, एक सोच। जब तुम इस तरीके से पढ़ाई करने लगते हो, जो कि तुम्हारा सिर्फ रटना ना होकर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के तरफ जाना होता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के तरफ, कि कंसेप्ट समझ रहे हो, उस पे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, इस टाइप के क्वेश्चंस लगाना, अभी से उसकी शुरुआत करना,
दैट्स व्हाट द मेंटेलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट मस्ट बी, और उसी चीज को बनाने का हम काम कर रहे हैं इन अवर कोर्सेस ऑफ फाउंडेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटी, वैसे मेंटेलिटी बने। जो एग्जाम्स है नीट, जेईई, यूपीएससी, सीईटी, सारे जो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी क्या, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे होते हैं ना कि 4 सवाल दिए जा रहे हैं तुम्हें, उसमें से एक सही जवाब है, वो क्लिक करना है तुम्हें। तो इस चीज के लिए जो इंसान मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, 6 स्टैंडर्ड से प्रिपेयर हो रहा है, 7 स्टैंडर्ड से प्रिपेयर हो रहा है, उसकी उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है कि एमसीक्यू को सॉल्व करना कैसे होता है, सवालों को पढ़ना कैसा होता है एमसीक्यू के। देखो, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट। थ्योरी में तुम्हें 2 चीजें आ रही है जो सवाल से रिलेटेड नहीं है, फिर भी तुम लिख रहे हो, तो टीचर 1 मार्क तुम्हें उस चीज के लिए दे रहा है। ऐसा ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होता। यू हैव टू सेलेक्ट द पिन पॉइंट आंसर ऑफ एनीथिंग, कि ये इसका जवाब है, पिन पॉइंट है। अगर क्लिक किया सही है तो 1 मार्क, 4 मार्क जो भी है मिलेंगे, गलत किया तो माइनस मार्क्स हो जाएंगे या 0 मार्क्स हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट पिन पॉइंट आंसर्स आर लाइक, दिस इज हाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर लाइक। एंड मैं चाहता हूं कि वो बच्चे, तुम लोग अभी से इस चीज के प्रति अपनी मेंटेलिटी बनाना शुरू कर दो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे तैयारी करनी है, उस तरीके से कैसे प्रिपरेशन करना। अब ये चीज जरूरी क्यों है, चलो तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। 20 जब 2016-17 के आसपास जो नीट के लिए बच्चे बैठते थे, वो 14 लाख टू 16 लाख के आसपास होते थे। यही 2022 आते आते 24 लाख स्टूडेंट्स आर गिविंग मेडिकल एग्जाम। उस रेशियो में नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ रहे, अराउंड इस टाइम पे कुछ 60-70 हजार सीट्स होंगे, और अब बढ़कर 1,20,000 के आसपास हो गए। यानी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है 6 सालों में, बस कितने तो 40,000 के आसपास सीट्स बढ़े, लेकिन बच्चे कितने बढ़ जाए, 8 लाख बच्चे बढ़े। यही आगे अगर 2022 से आगे जाओगे तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट। अभी मैंने बात की नीट की, जेई में सिमिलर सी बात है, 16-17 लाख बच्चे बैठ रहे हैं हर साल जेई देने के लिए, उसमें से सीट्स कुछ 30-40 हजार है सारे अच्छे कॉलेजेस को मिला के। तो जो सिलेक्शन रेशियो ये बहुत कम है इन एग्जाम्स का, और इस 0.1%, इस 1-2% में अगर हमें आना है तो हमें कुछ वो चीजें करनी पड़ेगी जो चीजें हर कोई नहीं कर रहा है। देखो, ये 1 लाख बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं, वो चीजें करते हैं जो बाकी के 23 लाख बच्चे नहीं कर रहे। कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना उन लोगों में कि वो जाके सेलेक्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में, कौन से भी पर्टिकुलर एग्जाम में, कौन से भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव में। तो ये अलग चीज क्या होती है उसमें से, वन ऑफ द थिंग इज फाउंडेशन, कि तुम फाउंडेशन से उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम फाउंडेशन से ही अपनी मेंटेलिटी वैसे बनाकर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हो, उस तरीके के क्वेश्चंस अभी से सॉल्व कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट होल पॉइंट इज अबाउट फाउंडेशन। सो आई होप कि तुम लोगों को अभी फाउंडेशन का आइडिया क्लियर हो गया हो। अभी हम बात करते हैं कि 7th स्टैंडर्ड में हम मेडरूट्स में क्या पढ़ने वाले, मेडरूट्स के फाउंडेशन में क्या पढ़ने वाले। तो देखो, अभी एक और चीज, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में शायद इसके रिगार्डिंग बात की थी कि जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का सिलेबस है लगभग लगभग सिमिलर है। लेसन्स के नाम बदलते हैं लेकिन अंदर का जो कंटेंट है वो सिमिलर रहता है, कहने का तरीका बदलता है। मतलब क्या कि जैसे मान लो कि स्टेट बोर्ड ऐसा खाना खिला रहे हैं, सीबीएसई ऐसे होके खिला रही है, अल्टीमेटली चावल ही खिला रहे हैं दोनों भी, लेकिन बस मेथोडोलॉजी अलग है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले, तो स्टेट बोर्ड में जो यहाँ पे टिक किए हुए ये बायोलॉजी के लेसन है, ठीक है। कौन से देखो, इसमें से सबसे पहला है द लिविंग वर्ड, फिर प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेल, और मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ये कौन से लेसन है, किसके लेसन है, स्टेट बोर्ड के लेसन है। सीबीएसई के लेसन के क्या नाम है, देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसी लेसन्स को अगर कंबाइन कर ले हम तो स्टेट बोर्ड का लेसन बनता है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में, मतलब पूरा खेला कर रहे हैं ये लोग कि नाम बदल दिया, नाम बदलने से कुछ चीज बदलती है क्या। जैसे लिविंग थिंग का लिविंग ऑर्गेनिज्म कर दिया आप लोगों ने, प्लांट्स का अलग नहीं रखा, एनिमल्स का अलग ही नहीं रखा, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है
वो हमारा 2 लेसन से मिलकर बना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फिर आया ये जो वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स है, यही लिविंग वर्ड एंड अडेप्टेशन का भाई भाई है। विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स में हम डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारे लिए किसके लिए, सीबीएसई के लिए नए लेसन है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ रिसेंबल करता है। तो हमें जो नए लेसन पढ़ने, जो लेसन कॉमन नहीं है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में, वो सिर्फ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इधर कौन से लेसन है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी तो है यहाँ पे। एक मिनट बस, ठीक है। सेल जो लेसन है ना, हमें ये अलग से पढ़ना है, और सेल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो सेल लेसन हम स्टेट बोर्ड में भी पढ़ेंगे, सीबीएसई में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेल फाउंडेशन बनाता है। सेल से हर साल नीट में 4 से 6 सवाल आते हैं, एंड आई गारंटी यू कि तुम 7th स्टैंडर्ड के होकर भी इन 4 से 6 सवाल जो हर साल नीट में आते हैं, इनमें से कम 3 सवाल सही कर पाओगे, कर ही पाओगे। इसमें से 3 सवाल हमारे ही नोट से आएंगे। तो इस चीज की प्रिपरेशन हम फाउंडेशन में कर रहे हैं। तुम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के हो, इट डजंट मैटर। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ करके जो लेसन है, इसमें से नीट को हर साल 3 से 4 सवाल आते हैं, 4 से 6 सवाल आते हैं। इन 4 से 6 सवालों में कम से कम 3 सवाल हर कोई सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो हमारे नोट्स में से रहेंगे। दैट्स व्हाट अल्टीमेट एम ऑफ दिस फाउंडेशन क्लासेस आर, कि तुम नीट के सवाल लगाओ, तुम सीईटी के सवाल कर पाओ। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमारा जो इंडेक्स रहेगा, हमारा इंडेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले हम प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग वर्ड एंड एडेप्टेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फंक्शंस, मस्कुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी, और रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऐसे करके हम 7 लेसन्स पढ़ेंगे। इन 7 लेसन्स में से तुम्हारा सारा स्टेट बोर्ड, सारा सीबीएसई और एक्स्ट्रा की जो चीजें पढ़ाई जाएगी इन्हीं लेसन्स के अंडर, that will be the topics for foundations, that will be the topic which will made your best so strong कि तुम बोर्ड्स में तो अच्छा कर पाओ, उसके साथ साथ तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से स्कोर कर लो। एक और चीज बताता हूँ, वैसे इस चीज से तुम्हारा बोर्ड बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद एक और चीज बताता हूँ। देखो, कोई ए बच्चा है जिसको बोर्ड में 97% मिले, कोई बी बच्चा है जिसको बोर्ड में 80% मिले। नाउ बोथ आर गिविंग एग्जाम ऑफ नीट, उसमें से ए को मार्क्स आ गए, मान लो 600 मार्क्स आ गए, बी को मार्क्स आ गए, ए को मार्क्स आ गए 400, बी को मार्क्स आए 680। क्यों? क्योंकि बी का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किस चीज पे था, फाउंडेशन पे था। उसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किस पे था, कंपटीशन पे था। उसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था सिलेक्शन करने में नीट के एग्जाम्स में। समझ रहे? तो इस ए के ये जो 97% मार्क्स है कुछ मायने नहीं रखते, 2 पल की खुशी है बस, कि जिस दिन 10th का रिजल्ट आया उस दिन रिलेटिव्स कॉल कर करके मार्क्स पूछ रहे तुम्हें, बस दैट्स इट। लेकिन ये चीज तुम्हारी लाइफ नहीं बनाने वाली। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि भले इसको 80% 10th स्टैंडर्ड में आए, लेकिन वो नीट में 680 मार्क्स लाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस में चला गया, बहुत अच्छे कॉलेज में चला गया, लाइफ सेट है। समझ रहे हो ना मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में मत जाओ कि फिलहाल मेरे बोर्ड्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखो, हम पूरे साल भर में सारे लेसन्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो स्टेट बोर्ड को पहला लेसन होगा, सीबीएसई के लिए वही 3rd लेसन है। तो हम तो इसको पहला पढ़ रहे हैं। तो सीबीएसई का बच्चा हो सकता है कि जब उसके यूनिट टेस्ट आए उस टाइम पे उसका ये लेसन प्रिपेयर्ड ही नहीं है, या फिर पहले ही प्रिपेयर हो गया लेकिन उसको आने वाला पहला लेसन ये है, तो अब वो कैसे प्रिपरेशन करे इस चीज की। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके जब हमारा फर्स्ट टर्म तक आएगा, सारा सिलेबस तुम्हारा लगभग क्लियर हो चुका होगा। व्हाट आई वांट टू से अल्टीमेटली, कि इस चीज के बारे में सोचो कि तुम्हें मिल क्या रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन। अगर तुम कंपटीशन के लिए आ रहे हो, देन वेलकम टू मिड रूट्स। योर गोल शुड नॉट बी कि हम बोर्ड्स में कितने परसेंटेज ला रहे हैं। ऑब्वियसली यू विल स्कोर गुड इन बोर्ड्स ऑल्सो, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉर यू पीपल। ठीक है, आई होप फाउंडेशन के आइडियाज तुम्हें क्लियर हो, ओरिएंटेशन क्या है, पूरे साल भर पढ़ाई कैसे चलने वाली, ये चीजें क्लियर हो। कल से हम पहला लेसन शुरू करेंगे, शायद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को शुरू करेंगे।
तो तुम लोगों को अभी बायोलॉजी के लिए सेपरेट नोटबुक बनानी है, इसमें भी क्लास वर्क के लिए अलग बनानी है, होमवर्क के लिए अलग बनानी है, दोनों को साथ में नहीं बनाना है। नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, ठीक है, एकदम से ऐसे राजेशाही नोट्स चाहिए, रॉयल नोट्स, मजा आ जाए नोट्स देखकर पढ़कर, समझ में? 10 अलग कलर के पेन मत यूज करो, 2-3 बस सफिशिएंट, अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग कि तुम्हें फिर से आके पढ़ने का मन करे इन नोट्स को। और मैं बता रहा हूँ यही नोट्स तुम जाकर 11th-12th में जब इन लेसन्स को पढ़ेंगे, सेल को पढ़ोगे, तो फिर से जाके इन्हीं नोट्स को रिवाइज करोगे, समझ रहे हो ना? उतने डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं हर एक चीज को, ठीक है। फिर रही बात होमवर्क की, तो डेली होमवर्क तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, डेली होमवर्क चेक भी किया जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। लेक्चर्स किस तरीके से चलेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा आने वाला लेक्चर है इसमें बात करेंगे। फिलहाल नोटबुक्स का कर लो, फ्रॉम डे वन फर्स्ट लेक्चर से ही मुझे तुम्हारे पास नोटबुक चाहिए, एटलीस्ट क्लास वर्क की, ठीक है। क्लास वर्क होमवर्क साथ में मिला के कुछ नहीं करना है, अलग अलग रखना है, ठीक है। आई होप यू हैव एवरीथिंग क्लियर अबाउट ओरिएंटेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।